हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में बात करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई बजट और हाई प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई थी। और इस फिल्म में थे अक्षय खन्ना। मैं पहले से ही बता देती हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं सस्पेंस क्रिएट करूँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं बहुत लंबा लंबा पॉडकास्ट खींचूँ। मैं बहुत ही क्लियरली बोल दूँ कि ये खन्ना के करियर की एक तरीके से फ्लॉप फिल्म थी। हालांकि इसमें स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी, प्रोडक्शन हाउस भी बड़ा था और राजेश खन्ना जैसे द फर्स्ट सुपरस्टार भी इस फिल्म में मौजूद थे। जसपाल भट्टी और कादर खान साहब, ऐश्वर्या राय और सतीश कौशिक, हिमानी शिवपुरी। आप सोच नहीं सकते कि इस फिल्म में कितना पैसा लगाया गया है, फॉरेन लोकेशन। और परेश रावल की भी एक अच्छी खासी भूमिका रही है इस फिल्म में। और इस फिल्म में एक और हीरोइन थी जिनका नाम था सुमन रंगनाथन। और कहा जाता है कि जब फिल्म की डबिंग चल रही थी तो कुछ पैसे को लेकर इशू हो गया था, जिसकी वजह से सुमन रंगनाथन की जो आवाज़ थी डबिंग की, वो आवाज़ फिर बाद में डब की गई थी सिमोन सिंह द्वारा। सिमोन सिंह कौन है? सिमोन सिंह भी 90s की बड़ी फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने हिना नाम का एक शो भी किया था। और अगर आप लोगों ने मेरे पॉडकास्ट सुने होंगे तो लव आजकल 2 जो आई थी कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की, उसमें सारा अली खान की जो मदर की भूमिका जिन्होंने निभाई थी उन्हीं का नाम है सिमोन सिंह। सिमोन सिंह अब आज की तारीख में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखती हैं, पर एक वक्त पे वो टेलीविज़न इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर थी और उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल था और अच्छा काम कर रही थी अपने करियर में। और हिना सीरियल से तो उन्हें एक अच्छी पहचान मिली। और कभी फुर्सत होगी तो उनके करियर के बारे में भी मैं थोड़ा और बात करूंगी। कभी शायद मैं कर चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है। तो सिमोन सिंह ने सुमन रंगनाथन की फिल्म में डबिंग करी है। जो इस फिल्म में आप आवाज़ सुमन रंगनाथन की सुनेंगे वो नहीं है, क्योंकि डबिंग के कुछ चार्जेस शायद वो सॉरी अलग मांग रही थी डायरेक्टर से। अच्छा, मैं बता दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि ऋषि कपूर थे। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं बता ही देती हूँ। इस फिल्म का नाम था आ अब लौट चलें, जो कि राज कपूर के बैनर के तले ये फिल्म थी। और राज कपूर की ही ब्लैक एंड वाइट मूवी फिल्म का ये गाना था आ अब लौट चले, उसी का टाइटल इस फिल्म के लिए यूज़ किया गया। एक्चुअली इसमें कहानी होती है अक्षय खन्ना की, जो इंडिया में नौकरी के लिए तड़प रहा है। उसकी माँ मौसमी चैटर्जी है और दादाजी आलोकनाथ हैं जो जिनके साथ वो रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये ख्याल आने लगता है कि क्यों ना मैं विदेश जाकर कुछ काम करूं, मेरे पास इतनी काबिलियत है, इतनी डिग्रियां हैं, यहाँ तो मुझे कोई जॉब मिल नहीं रही है, तो चलो मैं बाहर विदेश में जाके काम करूँगा। तो जैसे तैसे करके वो विदेश पहुँचता है और फिर वहाँ कुछ अच्छे लोग उसे मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। लेकिन उसे नौकरी तो खैर मिलती नहीं है। तो वही वाली बात है कि जब आप बाहर जाते हो, जब आप एक बहुत सारे इंडियंस जो होते हैं वो विदेश में जाते हैं सेटल होने के लिए, लेकिन वहाँ पर सेटल होना इतना आसान नहीं होता। वहाँ पर आप अपने घर पे तो आराम से बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी माँ को, अपनी बहन को या अपने नौकर को आवाज़ देकर सामान मंगवा लेते हो खाने पीने का, लेकिन वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको खुद से ही मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ तक कि अगर आप वहाँ
की किसी लड़की से भी शादी करते हो तब भी आपको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता जैसे यहाँ पर जो इंडियन वाइफ्स हैं। ठीक है, अब तो खैर ज़माना बदल गया है, पहले के ज़माने में जो वाइफ्स होती थी वही अपने हस्बैंड के सारे काम करती थी, लेकिन अगर वही पति पत्नी इंडियन हस्बैंड वाइफ अगर विदेश में जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो फिर वो भी बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। वो भी फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। नॉर्मली एक ज़माने में हस्बैंड छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी मदर या अपनी वाइफ पर या अपनी सिस्टर पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है, विदेशी कल्चर है, वो टोटली इंडिपेंडेंट कल्चर है। तो वहाँ पर जो है अक्षय खन्ना को आटे दाल का भाव धीरे धीरे पता तो चलता है, लेकिन उसको ये होता है कि मैं सेटल हो जाऊँ, मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊँ, मुझे नौकरी मिल नहीं रही है और जो काम मुझे करने को मिल रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में ना एक बात होती है कि मतलब आपके काम से ही आपको जज किया जाता है। बाहर के जो मुल्कों में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वहाँ पर छोटा बड़ा काम कोई मायने नहीं रखता, काम आप कर रहे हो यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में आप जो काम कर रहे हो उस काम की बड़ी कीमत मानी जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप विदेश में किसी रेस्टोरेंट में जाकर आप कोई वेटर का काम भी कर रहे हो तो भी जो है इंडिया वाले उसको अच्छा ही मानेंगे, क्योंकि अब विदेश के होटल में आप एक जॉब कर रहे हो, भले ही आप एक वेटर का ही काम क्यों ना कर रहे हो। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में अगर आप किसी होटल में वेटर बन जाओ तो आपके तो रिश्तेदार ही आपके ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ा देंगे, आपके माँ बाप को ताने मार मार कर जो है उनका कलेजा सुझा देंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर पहले एक वक्त पे किया करती थी। तो वहाँ पर भी जो अक्षय खन्ना है उसे ये चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, लेकिन उसको पैसे कमाने होते हैं, तब उसको एक आइडिया मिलता है कि वो किसी एनआरआई लड़की से शादी करे जो वहीं की हो, जिसे शादी करके उसे ग्रीन कार्ड मिल जाए। और तब एंट्री होती है सुमन रंगनाथन की, लेकिन उससे पहले ही एंट्री हो जाती है अक्षय की लाइफ में ऐश्वर्या राय की, जो वहाँ पर किसी फैमिली मैटर की वजह से वहाँ रहने आती हैं कुछ वक्त बिताने के लिए। लेकिन उनको पता चलता है कि भाई उनके साथ तो उन्हीं के घर वालों ने छल किया, यानी कि उसके भाई भाभी जो विदेश में सेटल होते हैं, जिनके पास वो मिलने आई होती है उनसे, उसे पता चलता है कि उसके जो भाई भाभी हैं वो उसकी शादी उसके भाई के बॉस से करवा रहे हैं, जो ऑलरेडी 2 बार डिवोर्सी है, एज में भी बड़ा है। तो वो अपने भाई और भाभी से लड़कर जो है घर छोड़ देती है और फिर उसकी मुलाकात अक्षय खन्ना से होती है, जो उसकी मदद करता है। और फिर धीरे धीरे अक्षय खन्ना से ऐश्वर्या को प्यार हो जाता है, लेकिन अक्षय उसके प्यार को ठुकरा देता है और सुमन रंगनाथन को चुन लेता है। अब उधर होता यूँ है कि अक्षय खन्ना का जो पिता होता है वो भी विदेश में जाने के लिए, बसने के लिए अपनी बीवी मौसमी चैटर्जी और अक्षय खन्ना को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जिस बस में वो सवार होता है उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके घर वालों को लगता है, मौसमी को, कि मेरा पति तो मर खप गया है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि अक्षय खन्ना ने जो ऐश्वर्या को जो ना कहा होता है, उस ना की बेचैनी को कम करने के लिए वो एक बड़े से आदमी की देखभाल की जॉब उसे विदेश में मिल जाती है, क्योंकि वो विदेश में ही होती है, इंडिया वो जा नहीं सकती, इतना पैसा उसके पास है नहीं। जो भी समस्याएं पहले के ज़माने में हुआ करती थी, क्योंकि ये फिल्म जो थी वो 1999 में आई थी, तो उस वक्त जो कानून थे, अब तो खैर कानूनों में भी बाहर के मुल्कों के लिए काफ़ी बदलाव हुए हैं समय के साथ, लेकिन मैं 90s के एरा की बात कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी अपनी खुद की फैमिली में से कोई हमारे बहुत करीबी थे जो मतलब एक तरीके से सन 2000 में ही वो विदेश चले गए थे सेटल होने के लिए, और आज उन्हें वहाँ रहते हुए कम से कम 25 साल से भी ज़्यादा होने वाला है। मतलब 2000 में गए थे तो अब 25 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें विदेश में गए हुए, सेटल हुए हुए, और अब तो उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से ये फिल्म थोड़ी सी काफ़ी हमारे मतलब काफ़ी देखी और जाने वाली ये फिल्म थी, क्योंकि वो भी तब उस टाइम पर ये डिसाइड कर चुके थे कि हिंदुस्तान में हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम भी विदेश में जाकर ही सेटल होंगे।
और यहाँ पर हमारा कुछ हो नहीं रहा है, ना करियर है, ना भी कोई फैमिली बन रही है। तो वहाँ जाएंगे और वहाँ पर सब कुछ जब हमारा धीरे धीरे जमेगा, तब फिर हम आगे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे। और जैसा उन्होंने चाहा वैसा हुआ। हाँ, कुछ वक्त तक इंसान इमोशनल होता है, एकदम से बिल्कुल दूसरे मुल्क में जाकर, दूसरे देश में जाकर इंसान थोड़ा अकेलापन महसूस करता है, लेकिन मैंने देखा है वो कुछ वक्त का ही फेज़ होता है। फिर अब तो खैर उनको वहाँ की सिटीज़नशिप भी मिल गई है, तो वो आते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें एंजॉय करते हैं इंडिया की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको अब वहाँ की ही गलियाँ, वहाँ के ही रास्ते रास आ चुके हैं। तो ये तो एक रियलिटी है। लेकिन फ़िल्म में क्या होता है, खैर मैं फ़िल्म की तरफ बात करूँ तो चलो मैं फ़िल्म की तरफ बात अब मुड़ जाती हूँ। तो होता ये है कि ऐश्वर्या जिसके यहाँ काम कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना का पिता होता है, जो विदेश में सेटल हो चुका होता है। एक्चुअली वो मरा नहीं होता है, बस के एक्सीडेंट में वो बच जाता है, लेकिन वो निकल जाता है विदेश, वहाँ पर ग्रीन कार्ड के लिए कर लेता है वो दूसरी शादी, और हो जाता है उसे एक बेटा, जो बेटा उसे पूछता नहीं है, बिल्कुल गम में, डिप्रेशन में वो है, बहुत सारे गिल्ट में वो जी रहा है। और वो चाहता है कि भाई मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ऐश्वर्या उसकी सेवा करती है उसको वो अच्छी लगने लगती है। वो चाहता है कि उसके नकारे निकम्मे अय्याश बेटे की शादी हो जाए इस लड़की के साथ में, और ये बहू बनकर नौकरानी से ये घर की मालकिन बन जाए और मेरा घर संभाल ले, क्योंकि उसकी जो वाइफ होती है उसकी भी डेथ हो चुकी होती है, शायद वो छोड़ के चली जाती है, कुछ ऐसा ही सीन होता है। तो फिर उधर जो अक्षय खन्ना को भी ये रियलाइज़ होता है कि सुमन रंगनाथन को चुनना बहुत बड़ी गलती है, मगर मैं इससे शादी करूँगा तो मैं सिर्फ इसकी लाइफ में एक नौकर, एक जोकर बन के रहूँगा, तो मेरा कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल अय्याश किस्म की लड़की है, ये ना मेरी परवाह करने वाली है, बल्कि मुझे ही इसके पीछे पीछे घूमना है। इसके बाप दादा की दौलत मुझे मिलकर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ग्रीन कार्ड के लिए मुझे ये रेड फ्लैग वाली औरत अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो वो उसको छोड़ देता है और फिर वापस से वो आ जाता है ऐश्वर्या के पास। ऐश्वर्या पहले नाराज़ होती है, फिर एज़ यूजुअल अपना लेती है, फिर वो मिलवाती है उससे राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना तो उसको खैर पहचान नहीं पाता, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी कि अक्षय खन्ना बहुत छोटा होता है बचपन में, तभी वो उसको छोड़ के गया होता है। लेकिन अक्षय खन्ना उसे पहचान लेता है, क्योंकि उसके फादर का फ़ोटो उसके घर में लगा हुआ है। तो एज़ यूजुअल फिर सारी कहानी जो है वो सामने आ जाती है राजेश खन्ना के, कि ये मेरा बेटा है और एक्चुअल में ऐश्वर्या इसी से प्यार करती है। फिर वो अपनी बीवी से फ़ोन पर माफ़ी मांगता है, मौसमी चैटर्जी से, और मौसमी चैटर्जी भी उसे माफ़ कर देती है। और सारा कुनबा लेकर वो अपना बेटा, अपनी बहू और अपनी दूसरी पत्नी से हुआ हुआ बेटा, जिसका किरदार आदित्य हितकारी ने निभाया था। आदित्य हितकारी इस फिल्म के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। कुछ उनकी फ़िल्मों का ज़िक्र ज़रूर मैंने पढ़ा है, जैसे कि 2018 में एक परमाणु नाम की फ़िल्म आई थी, उसमें थे ये। मुझे पता नहीं, मैंने परमाणु शायद देखी है, मुझे याद नहीं है, बट मुझे इनका चेहरा ऑब्वियसली उस टाइम पर काफ़ी यंग थे, अब तो काफ़ी अच्छी खासी एज इनकी भी हो गई होगी। तो आदित्य हितकारी जो है वो उनके बेटे का रोल निभा रहे हैं। तो उनको भी रियलाइज़ होता है, उस लड़के को भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे फादर के साथ मैं भी इंडिया जाऊंगा, मेरा जो भाई है ये मेरा भाई है, ये मेरी फैमिली है, मैं इंडिया जाऊंगा, इंडिया का कल्चर देखूंगा, इंडिया के लोग कितने अच्छे होते हैं, ये होता है। तो मेरा मतलब है कहने का कि वो भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान की मिट्टी में अपने कदम रख देता है। और उधर जो मौसमी है वो अपने पति को तो अपनाती अपनाती है, बल्कि अपनी पति की एक नई प्रेम निशानी को भी अपना लेती है, यानी सौतेले बेटे को भी अपना लेती है। और बड़ी जल्दी जल्दी इसकी एंडिंग आपको दिखेगी। उधर इसमें कादर खान साहब और जसपाल भट्टी बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, दोनों, एक पाकिस्तानी है और एक हिंदुस्तानी है। और आप देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये जो हिंदू मुस्लिम के जो फसाद हम लोग मीडिया में पढ़ते हैं, एक्चुअल में
बाहर के देशों में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी काफ़ी अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। तो इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे दो लोग जो बिल्कुल अलग धर्मों के हैं, अलग देशों के हैं, लेकिन कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे का ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करते हैं जो अपने देश से आए हैं, अपने देश की मिट्टी को छोड़कर यहाँ विदेशी मिट्टी में अपना एक नया आशियाँ ढूंढने को आए हैं। उनको भी सहारा देते हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं, उनको भी राइट गाइडेंस देते हैं, क्योंकि एक परदेश में जाकर आपको कोई मदद करने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन एक राइट तरीके से, राइट वे से आपकी मदद करना, आपको राइट गाइडेंस देना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इसमें जो किरदार था कादर खान साहब और जसपाल भट्टी साहब का, वो बिल्कुल ऐसे ही था। तो एक तरीके से मतलब उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट इस फिल्म के लिए रखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म नहीं चली। और अक्षय खन्ना, जिनका आज काफ़ी बोलबाला है, धुरंधर धुरंधर है ना फिल्म का नाम, मैंने तो खैर देखी नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि अक्षय खन्ना की काफ़ी जम के तारीफ हो रही है। हालांकि इस फिल्म में रणवीर सिंह भी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रणवीर सिंह किसी प्रोजेक्ट में हैं, लेकिन उनके बारे में जिक्र तो बहुत नामात्र के हिसाब से है, जबकि अक्षय खन्ना का जिक्र ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड को आखिर सहारा मिला भी तो 90s के एक्टर का मिला। देखिए, मैंने ये फ़िल्म नहीं देखी है और मुझे कोई फ़िल्म देखने की इतनी कोई डेस्परेशन भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अक्षय खन्ना बहुत ही अच्छे मंझे हुए एक्टर हैं। मुझे कोई सर्टिफिकेट उनको नहीं देना है और मुझे उनके काम को नहीं देखना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत काबिल एक्टर हैं। मैंने उनकी कई फ़िल्मों के बारे में अपने चैनल पर बात करी है, और मैंने हर बार जब जब मैंने उनके बारे में बात करी है तो मैंने कहा है, चाहे कॉमेडी हो, चाहे विलन के रोल हो, चाहे हीरो का रोल हो, हर एक परफॉर्मेंस में, हर एक किरदार में अक्षय खन्ना बहुत लाजवाब रहे हैं। तो इसीलिए मुझे कोई वो नहीं चाहिए, या किसी भी तरह का कोई मुझे वो प्रूव नहीं चाहिए कि अच्छा अक्षय खन्ना ने इतना अच्छा काम किया है, मैं ज़रूर देखूँगी। मैं ना देखूँ देखूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा सा, मुझे इस मामले में तो मुझे मेरा जो कहते हैं ना इंस्टिंक्ट काफ़ी है, और मैंने अक्षय खन्ना का ऑलरेडी इतना काम देखा है, तो मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अक्षय खन्ना जिस फिल्म में होते हैं वो काम तो अच्छा करते हैं, भले ही वो फिल्म चले या ना चले, वो बात अलग है कि ये फिल्म काफ़ी चल गई है तो अक्षय खन्ना का काम भी चल रहा है। लेकिन एक वो वक्त भी था जब अक्षय खन्ना की फिल्में बहुत ही डगमग डगमग हो रही थी, और इस फिल्म में जो है एक तरीके से, मैंने अक्षय खन्ना की एक फ़िल्म के बारे में आप लोगों से बात करी थी, ताल मूवी के बारे में। तो मैंने उस फिल्म के बारे में जब बात की थी तो शायद मैंने इस फिल्म आप लौट चले का मैंने जिक्र किया था। तो मैंने बताया था कि ऐश्वर्या के साथ उन्होंने 2 फिल्में की थी, और ये दोनों फिल्में ज़्यादा अच्छी चली नहीं। ताल तो फिर अपने गानों की वजह से थोड़ी काफ़ी चली, काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन अब लौट चले, इसका म्यूज़िक दिया था नदीम श्रवण ने, और शायद इसका म्यूज़िक जो इसके लिरिक्स थे वो लिखे थे समीर ने। गाने अच्छे थे, मेलोडियस थे, पर उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए जितने की होने चाहिए थे। गाने सुनने में अच्छे हैं, सूदिंग हैं, लेकिन वो धमाका नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद थी। और ऐश्वर्या और अक्षय खन्ना की ये दूसरी फिल्म थी 1999 में जो नहीं चली, और ये फिल्म वाकई नहीं चली, ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। और आर के बैनर के तले ये फिल्म थी, ऋषि कपूर इसे बना रहे थे। इस फिल्म के कई किस्से हैं जो कपिल शर्मा के शो में डिस्कस भी किए थे रणबीर कपूर ने। जब रणबीर ने ए दिल है मुश्किल की थी ऐश्वर्या राय के साथ, तो बताया था कि सेट पर रणबीर उनके साथ थे और कैसे थे, तब वो स्कूल में पढ़ते थे। तो ये सारी बातें जो है ये बताई हैं उस टाइम पर। तो खैर मैंने तो खैर वो एपिसोड नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने सुना ज़रूर था। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है, ये एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई है
कि भाई अपना देश अपना होता है, अपने देश में ही सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग क्लेम करते हैं अपने देश के बारे में कि अपने देश में ही सब कुछ है, पर एट द एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी ये जितने भी एक्टर्स हैं सबके पास जो है दूसरे देशों की सिटीजनशिप है। कुछ के बारे में पता है, कुछ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि भाई इस एक्टर के पास हिंदुस्तान की नेशनैलिटी ही नहीं है, ये मतलब ये तो किसी और की सिटीजन और देश की सिटीजनशिप लेकर बैठा हुआ है अंदर खाने, तो फिर क्या होता है, पब्लिक उससे इतना अटैच नहीं होती। वो बात अलग है कि वो फिर एक बात फैला देते हैं कि नहीं नहीं हमने वो ड्रॉप कर दी है, वो हटा दी है सिटीजनशिप, ये है वो है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब ने चोरी छुपा कर जो है वो रखी ही होती है। तो ये सब आम लोगों के लिए ही लेक्चरबाजी है। जैसे डंकी मूवी आई थी, उसमें भी वही था कि इतना रो पिट के मर सुट के आप विदेश जाते हो और फिर कुछ साल बाद आपको लगता है नहीं यार अपना देश ही अच्छा था, चलो वापस चलो। तो यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाई गई है, इसीलिए इस फिल्म का नाम आ अब लौट चले रखा है। बट सच बताऊं तो आज की तारीख में हर कोई विदेश ही जाना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपना कंट्री ही होता है। आप कहते हैं ना, किराए के घर को कितना भी आप अच्छा वेल फर्निश्ड रख लो, कितना भी आप कर लो, लेकिन वो किराए का घर ही रहता है। ठीक है, आपको बाहर के मुल्क की जो है वो सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन क्या भरोसा क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। कोरोना में काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे सामने आई, तो इसीलिए। बट ठीक है, सबकी अपनी चॉइस होती है। हाँ, कुछ टाइम के लिए आप एक्सपीरियंस लेने के लिए आप जा सकते हो, लेकिन अपना कल्चर अपना ही होता है। वो बात अलग है कि कुछ लोग बोलते ज़रूर हैं, मैंने देखे हैं इंडियन ज़्यादातर वहाँ जाते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो हमारे इंडिया का झंडा पकड़ के प्राउड इंडियन ये वो करते ज़रूर है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो जिस देश में रह रहे हैं उनका भी उनको सारा वो हिसाब किताब रखना पड़ता है, क्योंकि अब उनके पास देखो सिटीजनशिप तो उसी देश की है, उसी मुल्क की है, उसी कंट्री की है। तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि ठीक है सबकी अपनी चॉइस है, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी है वो कहीं ना कहीं फिर डिफरेंट हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी। तो इसीलिए ठीक है, मैं मानती हूँ कि विदेश में कई चीज़ें, कई डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है कि फिर ये देशभक्ति ये सब हम बातें करते तो हैं, लेकिन फिर जब इस तरह की फिल्में देखते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि ये फिल्मों में काम करने वाले लोग जो इस तरह के किरदार निभा रहे हैं, जो कंट्री का अपने देश का लेक्चर दे रहे हैं, उनके पास ही जो है अपने देश की सिटीजनशिप ही नहीं है, वो तो कहीं और लेके बैठे हैं, कोई दुबई सेटल होके बैठा है। आप देखेंगे कुछ एक्टर जो हैं वो दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। तो वही वाली बात है। तो ये फिल्में मुझे थोड़ी सी क्वेश्चनेबल लगती हैं कि भाई ठीक है इन्होंने एक फिल्म बनाई, बट रियलिटी और आप कह सकते हैं ना नौटंकी में, अब पहले हमें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आती हैं। अब जैसे मेरे जो नोन हैं वो भी अब कई सालों से विदेश में सेटल है। अब वो ठीक है, वो यहाँ का इंडिपेंडेंस डे तो मनाते ही हैं, लेकिन वहाँ का जो इंडिपेंडेंस डे है वो भी मनाते हैं। तो फिर वही वाली बात होती है ना कि आपको जिस देश का आप खा रहे हो उसकी नमक आपको हलाली करनी ही पड़ती है। तो मुझे थोड़ा सा वो रहता है। ठीक है, बट कई लोग हैं जो जिन्हें बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनको इतनी देशभक्ति नहीं होती, उनको लगता है कि नहीं यार हम तो पैदा ही विदेश जाने के लिए हुए हैं। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो तड़प रहे हैं कि भाई हमें एक मौका मिले और हम विदेश में जाके सेटल हो जाएं, यहाँ क्या रखा है। ठीक है, वो सबकी अपनी चॉइस है, सबका अपना सोचना है, तरीका है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेशों से यहाँ हिंदुस्तान में बस रहे हैं, काम करने के लिए आए हैं, लेकिन उनको यहाँ का कल्चर इतना पसंद आ जाता है कि वो यहीं पर रहने के लिए अपना मन बना लेते हैं। बट ज़्यादातर अब मैंने देखा है कि ज़्यादातर अब लोग जो हैं वो दूसरे ही
देश में जाकर सेटल होने की इच्छा करने लगे हैं। ठीक है, सबके अपने प्रैक्टिकल रीज़न हो सकते हैं। तो खैर ये फिल्म थी। और सच पूछो तो आज की तारीख में हर कोई अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता है, और अपनी मर्ज़ी से जीने के लिए उसको जो भी ऑप्शन मिले वो उसको ग्रैब करने में ही बिलीव रखता है। मतलब मैंने देखा है कि लोग जाते हैं वहाँ दाड़े मार मार के फ़ोनों पे रोते हैं, अरे हमको बहुत याद आ रही है, हम कहाँ फंस गए। लेकिन धीरे धीरे वो उस माहौल में इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोग अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है ना, उसमें बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। और अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से बहुत कंपेयर कर करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। और वही चीज़ें जिसमें वो चले जाते हैं वो दूसरों को भी सुना सुना के भेजने में लग जाते हैं। और यहाँ पर जितना आप कमाते हो उतना ज़्यादा रिश्तेदारी में, लोकाचारी में आपका लुट जाता है कि भाई कोई रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो एक सर्टन अमाउंट तो उसको देना ही है सगन में। तो आप जो भी कमाते हो, आपकी जो सेविंग्स होती हैं वो ज़्यादातर जो है वो रिश्तेदारों में ही बट जाती हैं। वहाँ पर जो आप कमाते हो वो आप अपने पर खर्चते हो, या बहुत हुआ तो अपने दोस्तों पे खर्चते हो, या फिर उसे सेव करते हो। तो यहीं यहीं से पता चलता है कि वहाँ पर लोग कितने गरीब हैं और यहाँ पर क्या आलम है, किस तरीके से लोग भूखमरी में जी रहे हैं, किस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ भी कमाते हो तो उसको लूटने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। वहाँ पर सब काम करते हैं, सब मेहनत करते हैं, क्या मर्द क्या औरत, वहाँ तो कोई भेद ही नहीं है। और सब अपने अपने काम करते हैं, और कोई भी काम वहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। लेकिन यहाँ पर जो है, मतलब हर काम जो आप समाज से विरुद्ध कर रहे हैं, कुछ अपने मन का कर रहे हैं, तो आपको सबको एक वो देना पड़ता है, रजिस्टर आपको में एंट्री अपनी दिलवानी पड़ती है कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, इससे क्या होगा, इससे तुम कितना कमाओगे। वहाँ पर लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर लोग क्या फॉलो कर रहे हैं उनको ठीक से वो भी नहीं पता। यहाँ पर लोग क्या करना चाहते हैं वो उनको तब समझ में आता है जब उनकी एक आधी एज निकल चुकी होती है। तो हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ की बहुत डिस्टर्बिंग है, मैं मानती हूँ। बट ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना नज़रिया है, सोचना है। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं सोचती कि भाई मैं कभी सोचूंगी मैं विदेश में जाऊंगी, या मैं कभी सोचूंगी नहीं मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी। मैं नहीं अब सोचती। हाँ, एक टाइम पर मैं सोचा ज़रूर करती थी कि नहीं, अपना कंट्री नहीं छोड़ना है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, लेट्स सी क्या होता है लाइफ में। आप अगर आप अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जा भी रहे हो ना, तो आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि वहाँ जाकर भी आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करो। आप वहाँ पर उस कंट्री को रिप्रेजेंट मत करो जिसमें आप रह रहे हो। अगर मैं सपोज़ मैं इंडिया में हूँ कई सालों से, और उसके बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी वर्क प्रोफेशन के लिए, मुझे कहीं जाना पड़ता है, तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहेगा अब कि मुझे जो है ना अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। मुझे अपने आप को इतना काबिलियत की पोजीशन पे लेके आना है, चाहे वो मेरा व्यवहार हो, चाहे वो मेरी पर्सनालिटी हो, कि लगे कि हाँ ये इंडियन है, ये इंडिया से आई है। और मुझे सिटीजनशिप मिले या ना मिले तो भी जो मेरा कंट्री का नाम है वो मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहे। मेरी यही सोच में मैं बिलीव रखती हूँ। आई नो कि वो प्रैक्टिकल फ्रंट पर पॉसिबल नहीं है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही होंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरे लिए भी चीज़ों को एक्सप्लेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ों को आप प्रैक्टिकल में लाकर ही दिखा सकते हो, उनको बोल कर भी नहीं दिखा सकते, बता सकते, जता सकते। क्योंकि कभी कभी वो शब्द भी आपको कम पड़ते हैं, या अगर ज़्यादा मिल भी जाएं तो वो राइट वर्ड्स नहीं मिलते जिससे आप अपनी बात लोगों को समझा सको।
तो खैर ओवरऑल ये फिल्म आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। अगर इसका मुझे लिंक मिलेगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ऐश्वर्या का काम इसमें ठीक ही है, कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, क्योंकि तब ऐश्वर्या भी कोई एक्टिंग में कोई बहुत ही लोहे के चने तो चबा नहीं रही थी, ठीक ठाक ही था। मतलब एक तरीके से हाँ, उनकी खूबसूरती तो काफ़ी पॉपुलर थी। ऐश्वर्या की एक्टिंग से ज़्यादा ऐश्वर्या की खूबसूरती ज़्यादा चर्चा में रही है। तो ये फिल्म है। और सुमन रंगनाथन जो है 90s की एक बहुत ही मशहूर तो नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने काम किया, कुछ फिल्में करी। उनकी कुछ फिल्में के गाने काफ़ी पॉपुलर रहे, जिसमें से एक गाना था ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला। ये गाना 90s में काफ़ी फेमस हुआ था। तो सुमन रंगनाथन का काम लोगों को कोई खासा पसंद इतना आया नहीं। उन्होंने फिर एक प्रोड्यूसर से शादी भी कर ली थी बॉलीवुड के, फिर बाद में उनका सेपरेशन हो गया। वैसे वो साउथ सिनेमा से थी और अभी भी वो साउथ की फिल्में कर रही हैं। उनकी भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल लाइफ रही है, बट बॉलीवुड में उनका कोई खासा करियर चला नहीं। हालांकि कुछ फिल्में आई ज़रूर, लेकिन एक एक तरीके से सुमन रंगनाथन को मतलब कोई खासी वो नहीं मिली। हाँ, उन्होंने इस फिल्म में अब लौट चले मूवी में काफ़ी बोल्ड ड्रेसेस पहनी हैं। वो एक फॉरेनर, मतलब इंडियन है बट विदेशी एनआरआई लड़की हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस रखा था उस फिल्म में, जो उनको कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनाए गए थे, वो उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी बोल्ड हैं। अब तो खैर हम उर्फ़ी जावेद को देखते ही हैं रील्स पर, या अब तो और भी पीछे पीछे कई एक्ट्रेसेस आ गई हैं जो बहुत ही एक्सपोज करने वाले ड्रेसेस पहनती हैं, या एक्ट्रेसेस तो पहनती ही हैं रेड कारपेट के जो भी फंक्शन पे वो जाती हैं। तो उस ज़माने में भी बोल्ड ड्रेसेस पहनते थे, और ऐसा कहा जाता था कि जो एक्ट्रेस बोल्ड ड्रेसेस पहन रही है उसको ना थोड़ा नीचा समझा जाता था, क्योंकि जो लीड एक्ट्रेस होती थी ना वो कभी भी इतना एक्सपोज नहीं करती थी। लेकिन जो थोड़ी सी कम होती थी या कम पॉपुलर होती थी, वो ऐसे बोल्ड ड्रेसेस पहनती थी। ऐसा होता था क्योंकि पहले का टाइम थोड़ा अलग होता था। अब तो क्या पॉपुलर क्या अनपॉपुलर, सबका ड्रेसिंग सेंस एक ही हो गया है। बट उस टाइम पर जो फीमेल लीड्स होती थी ना वो इतना एक्सपोज नहीं करती थी। बहुत रेयर उन्होंने कुछ पहना हो तो पहना हो, वो शायद कोई गाना हो स्पेसिफिकली, लेकिन उसमें भी इतना डाउन अपने आप को नहीं करती थी जितना कि कोई ऐसी लड़की जो इतनी कम अनसक्सेसफुल है करियर में। मतलब कम क्या, अनसक्सेसफुल ही है, और ज़्यादा उसको कोई इतना वो है नहीं। तो उसको जो है उसके साथ, उसके लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट हो जाते थे, डायरेक्टर कर देते थे, लेकिन फिल्म की हीरोइन के साथ नहीं होते थे। तो इस फिल्म में भी वो भेद आपको दिखेगा कि ऐश्वर्या काफ़ी उनके एलिगेंट ड्रेसेस हैं, और यहाँ पर सुमन रंगनाथन को काफ़ी बोल्ड दिखाया गया है, काफ़ी बिंदास दिखाया गया है। उनका किरदार ही कुछ ऐसा था। और जो सुमन रंगनाथन की जो एक इमेज थी वो ऐसी ही थी। तो इस वजह से जो है उनको कोई अच्छे रोल मिले नहीं। तो अक्षय खन्ना तो जो हैं वो हैं, आपको पता ही है, मैं उनके बारे में बात कर ही चुकी हूँ। तो इस फिल्म में देखा जाए तो बड़े बड़े स्टार कास्ट, एक कहानी, एक सेंटिमेंट्स को छू देने वाली, देशभक्ति की, अपने कंट्री, अपने कल्चर, सब चीज़ें अगर आप देखें तो काफ़ी, मतलब फिल्म बुरी नहीं है। लेकिन फिर भी ये फिल्म नहीं चली, पता नहीं क्यों नहीं चली। मे बी इसका जो डायरेक्शन था वो शायद लोगों को इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि कुछ चीज़ों को इन्होंने ठीक से सॉर्ट किया ही नहीं, जो मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से फिल्म इतनी नहीं चली। तो और भी शायद आप देखेंगे उस ज़माने के हिसाब से जो क्रिटिक्स रहे होंगे उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया होगा। बट खैर, ये फिल्म आप देख तो सकते हैं, मतलब ये फिल्म उतनी भी बुरी नहीं है। मतलब आप फैमिली के साथ का तो पता नहीं, लेकिन आप अकेले तो आराम से देख सकते हैं। उस टाइम का जो, जैसे आप लोगों ने डंकी फिल्म देखी थी जिसका यही कॉन्सेप्ट था कि पहले जाओ फिर वापस आओ, तो उस टाइप का ही ये
था और इसका नाम भी शायद इसी वजह से रखा था, आ अब लौट चलें, क्योंकि पहले जाने का डेस्परेशन और फिर अपने देश में वापस आने का डेस्परेशन। तो ये चीज़ आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि अगर आप ये फिल्म भी अगर देख लेंगे तो आपको डंकी फिल्म देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिन्होंने डंकी नहीं देखी है। हालांकि मैंने भी अभी तक डंकी नहीं देखी है। हाँ, एक दो सीन्स मैंने ज़रूर देखे हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई देख रहा था तो मैंने चलते फिरते एक दो सीन्स देखे हैं। बट मैंने डंकी फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि कहानी बहुत ही रिपीटेटिवली थी कि पहले जो है बाहर के मुल्क जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाओ और फिर वहाँ वहाँ पर देखो, कुछ साल बिताओ, फिर वापस आने के लिए जद्दोजहद करो। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पर 90s पर भी ऐसी मिलती जुलती कहानी आ ही रखी थी और तब हमें बड़ा क्रेज़ था। सच बताऊं तो इस फिल्म का बड़ा क्रेज़ था। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि आर के बैनर ने की फिल्म है और ऋषि कपूर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों में ना बड़ा क्रेज़ था। और ऐश्वर्या राय है और जसपाल भट्टी, कादर खान साहब। और जब हमने फिल्म देखी तब हमें पता चला कि इसमें तो मौसमी चटर्जी भी है और राजेश खन्ना भी हैं। और राजेश खन्ना और मौसमी चटर्जी ने अपने यंग एज में भी शायद साथ में काम किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कोई तो फिल्म करी होगी या नहीं करी मुझे याद नहीं। दोनों ही अपने ज़माने के काफ़ी फेमस आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो उनको ये रोल मिला। बट एज़ यूजुअल फिल्म नहीं चली, तो काफ़ी मतलब ये शॉकिंग बात थी। लेकिन इस फिल्म का क्रेज़ तो था उस ज़माने में। और बस ज़्यादा तो कुछ और मेरे पास अब बचा नहीं है बात करने लायक। बट ठीक है, वो भी एक ज़माना हुआ करता था और आज एक ज़माना है। और चलिए, इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि मैं अक्षय खन्ना के बारे में बहुत सुन रही हूँ, तो क्यों ना उनके करियर की एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करूँ जिसके बारे में तो शायद वो भी कभी बात नहीं करना चाहेंगे। वो बात अलग है कि फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले इस फिल्म का काफ़ी बज़ था। बहुत ज़्यादा इस फिल्म की चर्चा होती थी कि ये फ़िल्म कैसी होगी, क्या स्टोरी होगी, आर के बैनर से बन रही है तो अच्छी ही होगी। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तब उसके बाद ये फ़िल्म टीवी पर ही अच्छी लगती है देखनी। और अब तो यूट्यूब आ गया है, तो आप लोग चाहे तो इसे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अगर ये मूवी अवेलेबल होगी तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसी के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।